तो ये व्यक्ति को आप देख लीजिए, इनका नाम है एडम स्मिथ और इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक, है ना। तो अर्थशास्त्र का जनक किसको बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हम एडम स्मिथ को। तो ये एडम स्मिथ ने किया क्या है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने थ्योरी दी थी किसकी, कैपिटलिज्म की, फ्री मार्केट की और सप्लाई और डिमांड की। बात समझ में आ रही है। पूंजीवाद, मुक्त बाजार और आपूर्ति की मांग पर अपने सिद्धांतों के कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, तीन चीजें, कि कौन कौन सी थ्योरीज दी। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं बिकॉज ऑफ थ्योरीज ऑन कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट और सप्लाई एंड डिमांड। इसके कारण से मार्केट पर अलग चीजें देखने को मिली, इसके कारण से इनकी थ्योरीज के बेसिस पे मार्केट जो है वो अलग तरीके से फंक्शन परफॉर्म करने लगा। तो इसलिए इनको एक उपाधि दे दी गई, बोला गया कि ये क्या है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। आगे अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स टर्म जो है, ये सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट आया कहां से, सब्जेक्ट जो है वो बना कैसे है, इकोनॉमिक्स बोलते क्यों है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो ग्रीक टर्म से मिलकर बना है, वो है इकोस और नोमोस, राइट। तो यहां पर जो इकोस और नोमोस है ना, उससे डायरेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं बना। इकोस और नोमोस से मिलकर क्या बना है, उससे बना है इकोनोमिया। और ये इकोनोमिया जो है उसको मॉडिफाई करके बाद में बोलते बोलते क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स बोला गया। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है, ये दो शब्द लिए क्यों गए। तो अगर मैं इकोस की बात करूं तो इकोस का मतलब होता है फैमिली, है ना। इकोस का क्या मतलब होता है, इकोस का मतलब होता है फैमिली। और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो यहां पर अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि इकोस जो है वो फैमिली है और नोमोस जो है वो मैनेजमेंट है, तो नोमोस जो मैनेजमेंट है और फैमिली है, तो यहां पर इस वर्ड के मीनिंग के बेसिस पर आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि यहां पर चीजें किस प्रकार की दिखाई देंगी, कि एक फैमिली के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसी को आप क्या बोल रहे हो, आप इकोनॉमिक्स बोल रहे हो। तो अगर हम सिर्फ वर्ड के मीनिंग के बेसिस पर बात करें, अगर हम सिर्फ यहाँ पर देखें कि इकोस और नोमोस के बेसिस पर हम बात करें, तो वर्ड के बेसिस पर आप क्या बोल सकते हो, फैमिली का मैनेजमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स कहला रहा है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सिर्फ क्या इसका एरिया, इसका दायरा सिर्फ एक फैमिली तक ही सीमित है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं सॉरी, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करते हो या ये कैसा सब्जेक्ट है, तो क्या आप सिर्फ ये बोल दोगे कि सर फैमिली जो अपने डिमांड सप्लाई फुलफिल कर रही है, डिमांड फुलफिल कर रही है, वो जिस प्रकार का है, वहां पर आप ये बोल दो कि सर उसी के मैनेजमेंट की स्टडी हम कहाँ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, क्या इतनी बात कहना इकोनॉमिक्स को जस्टिफाई कर रहा है क्या। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर चीजें जो है वो सिर्फ वर्ड के मीनिंग के बेसिस पर आप देख रहे हो कि इकोस और नोमोस, यहां पर ओ साइलेंट होता है इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इकोस होता है, राइट। तो यहां पर जो इकोस है वो फैमिली और नोमोस जो है वो मैनेजमेंट की बात कर रहा है, और इकोस और नोमोस से मिलकर फैमिली के मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो एरिया है, इकोनॉमिक्स का जो दायरा है वो इससे कहीं अधिक है ना। अब कहीं अधिक है तो कितना अधिक है एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर ही टिका है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं तो ये सब्जेक्ट आगे चल रहा है ना, चीजें जो है वो आगे चल रही हैं, अदरवाइज इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ठीक है। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग जैसी आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन की प्रक्रिया से संबंधित है। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, उत्पादन, वितरण और उपभोग। तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी कर रहा है किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी कर रहा है किसकी,
आर्थिक क्रियाओं की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। एग्जांपल तो समझ में आ गया कि सर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, है ना, इनके जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स में की जाती। तो यहां पर क्या समझ में आता है, यहां पर आपको समझ में आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको बोलते हैं ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने मनी का यूज किया है, राइट। ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने क्या किया है, पैसे का यूज किया है, आपने क्या किया, आपने मनी का यूज किया है। तो पैसे से होने वाली जितनी भी प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आर्थिक क्रिया, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। तो यहां पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी प्रोसेस होती हैं, ऐसी सभी प्रोसेस जो मनी से एग्जीक्यूट हो रही हो, जो पैसे से एग्जीक्यूट हो रही हो। बोले सर पैसे तो हम बहुत जगह खर्च कर रहे हैं, क्या हर जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या। आप सुबह उठते हैं, सांची पार्लर में दूध का पैकेट लेने जाते हैं, वहां आप पैसे देते हैं और उसके बदले वो पार्लर वाला आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप यहाँ पर फीस जमा करके कोर्स परचेस कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप एक बस पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां पर वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए आपसे पैसे ले रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हर वो प्रोसेस जो यहाँ पर पैसे का यूज हो रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती हैं वो यही तीनों होती हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। आप कितनी भी प्रोसेस जानते हो, आप बोलोगे सर हम तो हजारों जगह पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हजारों जगह पैसे खर्च करने के बाद भी आप जितनी जगह भी पैसे खर्च कर रहे हैं और आप जितनी जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी जान रहे हैं, वो सब या तो प्रोडक्शन का पार्ट होगा, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा, और या फिर वो कंजम्पशन का पार्ट होगा। तो मेनली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं वो तीन टाइप की हो सकती हैं, या तो प्रोडक्शन, उत्पादन, या तो डिस्ट्रीब्यूशन मींस वितरण, और या फिर कंजम्पशन मतलब उपभोग। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे से होने वाली प्रोसेस जितना भी है वो सब यही प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ही रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक क्रियाओं की अगर परिभाषा के तौर पर देखोगे तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी कि आर्थिक क्रिया से तात्पर्य उस क्रिया से है जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ का मतलब यहां पर क्या होता है, पैसा, है ना। सब्जेक्ट जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स, है ना, और उसका मैनेजमेंट क्या है, इकोनॉमी। और यहाँ पर हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है पैसा, तो पैसे से शास्त्र जो बन रहा है उसको आपको देखना है, और दूसरा पैसे की जो व्यवस्था हो रही है उसी को यहाँ पर पढ़ना है, कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ चीजें जा रही हैं, उसके बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना है। संसाधनों के उपभोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आर्थिक क्रिया कहलाती है। यह तीन प्रकार की होती है, उत्पादन, वितरण और उपभोग। अभी अभी आपने देखा, तो मैंने आपको ये बोला है कि आप चाहे जहां पैसे खर्च करें, जितना भी पैसा खर्च करें, है ना, और जहां जहां आप पैसा खर्च कर रहे हो, या तो वो प्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाएगा, और या फिर वो कंजम्पशन का पार्ट हो जाएगा, लेकिन होगा इन्हीं तीनों में से ही किसी का पार्ट। तो ये मेनली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स जो है उसका जो डिवीजन किया गया है, वो डिवीजन किया है आपके नॉर्वे के एक व्यक्ति थे, नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रगनार फ्रिस, है ना। तो आपका जो डिवीजन किया गया है वो किया गया है इकोनॉमिक्स का मेनली दो पार्ट में, एक को कहते हैं माइक्रो और एक को कहते हैं मैक्रो। हिंदी में इसको बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसे कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहां पर चीजें किस प्रकार की दिखाई दे रही हैं कि इकोनॉमिक्स का जो डिवीजन है वो दो पार्ट में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिवीजन किसने किया है, तो नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रगनार फ्रिस, है ना। इसमें एक चीज आपको याद क्या रखनी है ना, फेमस क्यों हो गए थे ये फेमस इसलिए हो गए थे क्योंकि 1969 में इनको वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था।
है ना। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला है, वर्ल्ड की अगर आप बात करोगे तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिला है, तो आप बोलेंगे सर रगनार फ्रिश को मिला है। लेकिन यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रगनार फ्रिश हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स अलोंग विथ जैन टिम्बरजन। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया है कब, 1969 में, ये एक व्यक्ति को नहीं बल्कि दो व्यक्तियों को साथ में दिया गया है। अब वो दो व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, तो नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट हैं एक जिनका नाम है रगनार फ्रिश, है ना, और दूसरे व्यक्ति हैं जो हॉलैंड के हैं जिनका नाम है जैन टिम्बरजन। तो आपको यही दोनों नाम याद रखने हैं। रगनार फ्रिश जो है वो आपको कहाँ के दिखाई देंगे, वो रगनार फ्रिश दिखाई देंगे आपको नॉर्वे के, और जैन टिम्बरजन आपको कहाँ के दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे आपको हॉलैंड के। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है रगनार फ्रिश और जैन टिम्बरजन को। सेकंड, इकोनॉमिक्स का डिवीजन माइक्रो और मैक्रो में किसने किया है, तो वो डिवीजन किया है रगनार फ्रिश ने। तो मेनली अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के डिवीजन की, तो इकोनॉमिक्स का डिवीजन माइक्रो और मैक्रो में किया गया है, मेनली दो पार्ट में किया गया है, जिसको बोला जाता है हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर डिवीजन जो है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब ये होते क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, आखिर ये है क्या, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी चीज, जैसे मान लीजिए कि हम इस बिल्डिंग की बात करें, तो ये जो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे एस्पेक्ट से मिलकर बना है, कि इस पर रॉड भी लगी है, इस पर कंक्रीट भी है ना, इस पर दूसरे मटेरियल जो है वो भी लगाए गए हैं, और उसके बाद जाकर ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सर ये बिल्डिंग है, तो आप बोलोगे सर ये लार्ज एस्पेक्ट्स, और इसमें जो रॉड है, इसमें जो बाकी स्मॉल मटेरियल है, उनको आप बोलते हो कि सर ये स्मॉल एस्पेक्ट्स। छोटे छोटे चीजों से मिलकर हमने बड़े मटेरियल बनाए, हमने बड़ा स्ट्रक्चर बनाया। वैसे ही जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, तो इकोनॉमिक्स जो है वो भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। इकोनॉमिक्स जो है, यह अर्थशास्त्र जो है वो भी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। कैसे छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आप देखिए। तो जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में सबसे छोटी चीज को अगर मैं बोलूं तो वो होती है डिमांड। और डिमांड किसकी, इंडिविजुअल। क्लियर, डिमांड किसकी, तो इंडिविजुअल की डिमांड। ठीक है, तो यहां पर चीजें किस प्रकार से समझ में आई कि जो इंडिविजुअल की डिमांड है और इसी इंडिविजुअल के लिए जो डिमांड के कम बिहाफ में सप्लाई की जा रही है, वो क्या हो रही है, वही स्मॉल एस्पेक्ट्स। तो इकोनॉमिक का सबसे छोटा पहलू जो है वो कहलाता है मांग और साथ में आपूर्ति। तो अगर अर्थ आप ऐसा समझ लो कि कंट्री में मांग नहीं हो, कंट्री में डिमांड नहीं हो, तो आपको ये इकोनॉमिक्स या ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिमांड नहीं होगा। डिमांड का असर जो है वो कहाँ दिखेगा, डिमांड का असर आपकी जेब पर दिखेगा। बात समझ में आ रही है, डिमांड का असर कंट्री की इकोनॉमी पर दिखेगा, डिमांड का असर इंटरनेशनल मार्केट पर दिखेगा। तो एक छोटी सी चीज जो है वो क्या कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट तक चीजों को रिलेट कर रही है। बात समझ में आ रही है। तो जो सबसे छोटे पहलू हैं, जो जिसमें पूरा का पूरा बेस बसा हुआ है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिमांड और सप्लाई। किसकी, इंडिविजुअल या फैमिली की। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर चीजें किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं कि यहां बोला जा रहा है कि जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है ना, उनकी स्टडी कहां की जाएगी, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना, और इसको हिंदी में बोलते क्या है, इसको बोलते हैं व्यष्टि। तो जो चीज छोटी है, जो चीज सूक्ष्म है, उसका अध्ययन करना है हमको, है ना। तो सूक्ष्म क्या है, छोटी क्या है, इंडिविजुअल की डिमांड और इंडिविजुअल की सप्लाई। बात समझ में आ रही है। अगर हम फैमिली की डिमांड और सप्लाई देखें तो भी वो स्मॉल एस्पेक्ट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब हम अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जब हम इस प्रकार से चीजों को देखते हैं कि वहां पर क्या दिखाई देता है कि जो सबसे छोटे पहलू होते हैं, जो स्मॉल एस्पेक्ट्स होते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, तो वहां पर जो अर्थशास्त्र आता है उसको आप क्या बोल देते हो, आप बोलते हो कि वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, आप उसको बोल देते हो कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यही चीज जब मान लीजिए कि बड़ी बड़ी डिमांड हुई और सप्लाई हुई, और उसके आधार पर देश की जो जीडीपी बनी, प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि देश में महंगाई आ गई तो इन्फ्लेशन आ गया,
देश में डिफ्लेशन आ गया, आप बेरोजगारी को देख रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है, आप पॉवर्टी को देख रहे हो। तो इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े पहलू हैं इनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, ये एक्चुअल में कंट्री के लार्ज एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। क्लियर? लार्ज एस्पेक्ट्स का मतलब कि यहाँ पर चीजें किस प्रकार की हैं कि आप अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के बड़े पहलुओं का अध्ययन कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो जो डिवीजन है वो इस बेसिस पर किया गया है कि यहाँ पर जो डिवीजन किया जाएगा वो किस प्रकार से दिख रहा है कि इकोनॉमिक्स के जो स्मॉल एस्पेक्ट्स हैं वो माइक्रो में चले जा रहे हैं, उनकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो रही है, और इसके जो लार्ज एस्पेक्ट्स हैं वो कहाँ पर आप देख रहे हो, उसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे हो। बात समझ में आ रही है? यहां तक चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इकोनॉमिक्स का जो डिवीजन है वो माइक्रो और मैक्रो में किया जा रहा है, ठीक है। और माइक्रो और मैक्रो में क्यों, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, स्मॉल एस्पेक्ट्स की स्टडी हो रही है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज एस्पेक्ट्स। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब दूसरा वर्ड हमारे पास में आता है इकोनॉमी। अभी तक आप क्या देख रहे थे, अभी तक आप देख रहे थे इकोनॉमिक्स, अभी तक आप देख रहे थे अर्थशास्त्र। अब आप क्या देखोगे, अब आप देखोगे इकोनॉमी, या उसको आप बोलते हो हिंदी में अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ रही है? अब एक वर्ड है अर्थशास्त्र, है ना। सामान्य तौर पर जब हम अर्थशास्त्र का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक व्यक्ति आता है जिनका नाम है कौटिल्य। ठीक, अभी जो आपने इकोनॉमिक्स देखा या आपने अर्थशास्त्र देखा, जो बेसिक चीजों की हम बात कर रहे थे, सामान्यतः हम जब अर्थशास्त्र का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आता है जिसको बोला जाता है कौटिल्य। कौटिल्य जो है उन्होंने एक रचना लिखी है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वो अर्थशास्त्र और ये अर्थशास्त्र में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बात समझ में आ रही है? क्यों अंतर है? क्योंकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये बताया है कि एक किंगडम में एक किंग को, एक राजा को किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, उसके पड़ोसी के साथ में उसका रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए, उसके पड़ोसी के साथ में उसका रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए, कोई अगर उससे ज्यादा शक्तिशाली है तो वहां पर किस प्रकार की चीजें होनी। तो ये क्या, ये पूरा पॉलिटिकल साइंस है ना। तो वो अर्थशास्त्र जो है वो अलग है। यहाँ पर अर्थशास्त्र में आपको क्या समझ में आ गया कि भाई हमको जो देखना है वो पैसे को देखना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमको जो चीजें करनी है वो पैसे से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर ये अर्थशास्त्र और वो अर्थशास्त्र में जमीन आसमान का अंतर है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अर्थशास्त्र के बाद अगर मैं दूसरे वर्ड की बात करूं, अगर हम उसी अर्थशास्त्र के, उसी सब्जेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट की बात करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ मतलब होता है पैसा, और पैसे की व्यवस्था। पैसे की व्यवस्था किस लिए, सरकार के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना है, पैसे की व्यवस्था करनी, और जो पैसा है उसकी व्यवस्थित रूप से खर्चे करना है। तो सरकार के अगर मैं काम की बात करूं, आपसे अगर मैं ये पूछता हूं कि गवर्नमेंट का काम है क्या, तो आप लोग अलग अलग बता दोगे कि सर वैकेंसी निकालना, आप बता दोगे कि सर गवर्नमेंट जो है वो रोड बनवाती है, डैम बनवाती है, अलग अलग प्रकार से चीजें करती है। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं तो गवर्नमेंट के मेनली दो काम होते हैं इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साथ ही वेलफेयर। सरकार जो है वो आधारभूत संरचना का निर्माण करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, और साथ ही साथ वो क्या कर रही है, वो मतलब एक तरीके से कल्याणकारी योजनाएं जो है वो भी कर रही है। तो यहां पर चीजें किस प्रकार से समझ में आती हैं कि गवर्नमेंट का दो रोल है, और गवर्नमेंट के उन दोनों रोल को फुलफिल करने के लिए, सरकार की उन भूमिकाओं को क्रियान्वित करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, वो है पैसा। अब गवर्नमेंट अगर आधारभूत संरचना में मान लीजिए कि वो डैम बनवा रही है, या मान लीजिए कि वो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो इस रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उसके लिए पैसा जरूरी है। मान लीजिए वो वेलफेयर कर रही है, और वेलफेयर में अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ये बोलता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी तो सरकार के पास क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को अपने काम को फुलफिल करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है ना।
अब सिर्फ पैसा नहीं, क्योंकि अगर डैम बनानी है तो उसको कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स को रोकने के लिए डैम की जरूरत पड़ रही है ना। नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर वाटर है, तो पानी को रोकने के लिए यहाँ पर किस प्रकार की चीजें दिख रही हैं कि वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर बोला कि हम नेचुरल रिसोर्स का यूज करेंगे और फिर डैम बनाएंगे। हम लैंड का यूज करेंगे, उसके ऊपर हम रोड बना देंगे, बात समझ में आ रही है, उसके ऊपर हम घर बना देंगे। तो यहाँ हम पैसे का यूज करके, उसी नेचुरल रिसोर्स का यूज करके हम डेवलपमेंट के काम करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड में यूज कर रहा हूं रिसोर्स। तो अब आपको यहाँ ये समझना है कि अगर मैं पैसे की बात करूं, या मैं पैसा क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्स है मेनली। अगर किसी कंट्री के गवर्नमेंट में या किसी कंट्री पर हम बात करें तो रिसोर्स जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। एक रिसोर्स होता है जिसको आप बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, दूसरा जिसको आप बोलते हो मैन मेड, या इसी को आप आर्टिफिशियल भी बोल देते हैं। और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, राइट। तो यहाँ पर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आपके पास इतने रिसोर्स है, और ये तीन के तीनों रिसोर्स जो है वो क्या है, लिमिटेड फॉर्म में। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, है ना। वो किस फॉर्म में है, लिमिटेड फॉर्म में है। आपको जो डेवलपमेंट करना है वो इस प्रकार से करना है कि जितना भी आपके कंट्री पे लिमिटेड रिसोर्स है उस रिसोर्स का यूज करें और अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयास करें। अब यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लीजिए कि इकोनॉमी वर्ड सामान्य तौर पर आप देखोगे ना तो ये अपने आप में एक अधूरा वर्ड होगा। कब तक अधूरा होगा, जब तक इसको आप किसी कंट्री के नाम के साथ में यूज ना करो, राइट। तो यहाँ पर आप हमेशा क्या सुनते हो, इंडियन इकोनॉमी, आप कैनेडियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, आप हमेशा एक कंट्री के नाम के साथ में चीजें सुनते हैं ना। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि अर्थव्यवस्था शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक अर्थ का मतलब होता है धन, और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, क्लियर। देश की सरकार के द्वारा उस देश के सीमित संसाधन, सीमित इसलिए क्योंकि कुछ रिसोर्स को छोड़ दीजिए, रिन्यूएबल रिसोर्स अगर हम छोड़ दे तो बाकी जितने भी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म भी मान लीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद कहीं ना कहीं जाकर खत्म तो होंगे ना। जो चीज खत्म हो रही है वो लिमिटेड फॉर्म में, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसलिए रिसोर्स का यूज जब भी करोगे आप लिमिटेड रिसोर्स के तौर पर करोगे। तो लिमिटेड रिसोर्स का उपयोग करके देश के विकास की प्रक्रिया का जो प्रबंधन किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर किस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं कि जो मैनेजमेंट है, कैसा मैनेजमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट का, कंट्री के डेवलपमेंट का जो मैनेजमेंट है किसका यूज करके, कंट्री के लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसके लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो उसी डेवलपमेंट के लिए जो मैनेजमेंट किया जा रहा है वो क्या कहला रहा है, इकोनॉमी कहला रहा है, या उसी को आप अर्थव्यवस्था कह रहे हैं।